इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी संख्या में आए लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने व्यक्तिगत और सामाजिक मुद्दों को लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सबकी उपस्थिति, नागरिकों की समस्याओं को ध्यान से सुना और उनका समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश प्रशासन के अधिकारियों को दिए। कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, विभागीय आला अधिकारियों की भी मौजूदगी रही ताकि आवश्यक कार्रवाई तुरंत की जा सके। सीएम ने त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया पर जोर देते हुए कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान समय पर किया जाना चाहिए। जनता दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य सीधे जनता से संवाद करना और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना होता है। इस अवसर पर लोगों ने मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण और उनके सक्रिय प्रयासों की भी सराहना की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अखिलेश यादव करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1 बजे आयोजित होगी। आपको बता दें एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे अखिलेश यादव। फॉर्म 7 को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा। चुनावी तैयारियों के बीच पार्टी की रणनीति भी इस दौरान सामने आएगी। मीडिया से सीधे संवाद के जरिए जनता को जानकारी देंगे। तो आपको बता दें अखिलेश यादव आज दोपहर 1 बजे यूपी में एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मौके पर एसआईआर प्रक्रिया और फॉर्म 7 से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार और चिंता जो है वो शेयर करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता और मीडिया को इन प्रक्रियाओं से उत्पन्न समस्याओं और संभावित खामियों के बारे में अवगत कराएंगे। इसके अलावा ये संवाद पार्टी की आगामी रणनीति, चुनावी तैयारियों को भी सामने लाने का मौका होगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए जाने वाले सवाल और चर्चाएं प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नागरिक अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें एसआईआर के मुद्दे को लेकर आज अखिलेश यादव जो है लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा जहां वो जनता और मीडिया से सीधे संवाद करेंगे। एसआईआर को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विस्तार से जानकारी देने के लिए राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, आज अखिलेश यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और क्या कुछ संवाद जो है वो जनता से कर सकते हैं? नहीं देखिए, बिल्कुल आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग पर पूरी तरह से हमलावर है। क्योंकि जिस तरह से फॉर्म 7 की बात जब से सामने निकल के आई है कि फॉर्म 7 में धांधली का आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। तमाम जिलों में यह देखा गया है कि एक व्यक्ति के नाम से 100 फॉर्म जो है बगैर उसके आपत्ति के बांटे जा रहे। तमाम जिलों में अखिलेश यादव ने ये भी आरोप लगाया है कि फॉर्म जो है वो प्रिंटेड है, पूरे छपे हुए। भारतीय जनता पार्टी पे और चुनाव आयोग पे अखिलेश यादव लगातार इस वक्त हमलावर है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फॉर्म 7 की बात हो, एसआईआर की बात हो, तमाम चीजों को लेकर चुनाव आयोग को घेरने का काम कर रहे। उत्तर प्रदेश में जितना एसआईआर प्रक्रिया हुई थी तो पहले चरण में माना जा रहा था कि 1 करोड़ लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं अब जो धीरे धीरे करके ये है संख्या बढ़ गई है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिस दी गई है। दोबारा आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था। चुनाव आयोग के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि निष्पक्ष तरीके से पूरी जो है वो प्रक्रिया की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति का नाम छूट गया है तो फॉर्म 6 भर के वो करा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार हमलावर नजर आ रहे, आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जहां 12 लाख वोट कटे और जो भारतीय जनता पार्टी ने 200 बूथ पर वोट बढ़ाने की बात की थी, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो जिलों में जा जाकर वो जो वोट प्रक्रिया है फॉर्म 7 वो एक आदमी के नाम से 100 बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल बता दें कि बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है लगातार चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं, फॉर्म में गलतियां पाई जा रही हैं, ऐसे में क्या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को कोई शिकायत दी गई है, कोई नोटिस जो है उन्हें भेजा गया है?
नहीं बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार जो है वो चुनाव आयोग को पतन लिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के द्वारा पतन लिखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष है श्यामलाल पाल, वो पतन लिखते हैं चुनाव आयोग को। तमाम बार में देखा गया है कि चुनाव आयोग को पतन लिखते हुए तमाम जिलों की शिकायतें भी की गई है। कन्नौज की बात की जाए, सीतापुर की बात की जाए, तमाम जिले ऐसे हैं जहाँ के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा पतन लिखा गया। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि कहीं पर कोई भी तरह की गड़बड़ी नहीं है, अगर कहीं पर गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। लेकिन अखिलेश यादव लगातार जो है चुनाव आयोग पर हमलावर है, चुनाव आयोग को लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि चुनाव आयोग को आप अपनी बिल्डिंग पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया को लेकर अखिलेश यादव लगातार अब सवाल उठा रहे जी। बिल्कुल राशिद, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया एसआईआर के मुद्दे पर तो वो बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी वो चर्चा कर सकते हैं या उस पर भी कोई रणनीति बना सकते हैं? देखिए, अगर बात की जाए 2027 विधानसभा चुनाव की, तो 2027 चुनाव का देखिए खाका सभी पार्टियों ने बना रखा है और इसकी तैयारी भी हो गई है। समाजवादी पार्टी में बड़ा जो है आप ज्वाइनिंग हुई थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता है, भाजपा में कैबिनेट मंत्री थे, उसके बाद में कांग्रेस में रहे। तो उनके आने से ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरह से पीडीए को लेके और आगे बढ़ेगी। तो ये देखिए मिशन जो 2027 है उसी को लेके सारी रणनीति, एसआईआर का मुद्दा जो है वो आप उसमें चुनाव से भी जो हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव की भूमिका भी पार्टी जो है विपक्ष पहले से ही बना रहा है। तो चुनाव का हर देखिए सूझ चुका है, 2027 चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। समाजी बात की जाए तो बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कल समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, खुद अखिलेश यादव ने उन्हें ज्वाइन कराया, ऐसे में क्या माना जाए कितना इफेक्टिव रहेगा नसीमुद्दीन सिद्दीकी का इस पार्टी में आना और समाजवादी पार्टी को राहत मिलना? नहीं देखिए, बिल्कुल आपको बता दें समाजवादी पार्टी में कल नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है उन्होंने ज्वाइन किया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कद्दावर नेता है और अगर बात की जाए मुसलमानों में उसकी पकड़ जो है बहुत ही मजबूत है। बिल्कुल जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, अखिलेश यादव ने करा, उनके साथ तमाम विधायक थे, पूर्व विधायक जो थे वो भी समाजवादी पार्टी में। देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का एक वर्चस्व अल्पसंख्यक में और कहीं ना कहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है वो पार्टी को जोड़ने काम करते, लंबा उनके पास अनुभव है, पार्टी को किस तरह से चलाना है, संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाना, ये सारी चीजें वो कर चुके। क्योंकि बसपा में रहे, लंबे समय तक के रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री है, तमाम जो मंत्रालय उनके पास ही, बहन जी उन पर बड़ा भरोसा करती थी। तो उसके बाद में जब कांग्रेस में आए तो कांग्रेस वाले के साथ तमाम आरोप भी कांग्रेस के ऊपर लगाए कि वो हमें पूरी तरह से यूज नहीं कर पाए, जो इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो समाजवादी पार्टी में आने के बाद में यह माना जा रहा है कि पीडीए की ताकत जो है वो और मजबूत हुई है। अखिलेश यादव ने भी यह कहा था कि हमारा मजबूत हुआ, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है वो पूरी तरह से इनके साथ हो जाएगा। लेकिन दूसरी चीज आपको बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पकड़ जो है वो अन्य उसमें भी समाज में है। अगर दलित की बात की जाए, क्योंकि बीएसपी में रह के लंबे समय इनके साथ में तमाम जो पिछड़े लोग थे वो भी साथ में जुड़े थे। 2027 चुनाव जो है वो एक बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से एआईएम की एंट्री होने वाली है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ओवैसी के छोटे भाई जो है अजहरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में आएंगे, पूरे उसके साथ में आएंगे। तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है इस बार चुनाव जो है वो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार इस बार टक्कर जो है वो मजबूती का होगा, ऐसे में अगर बात की जाए बीजेपी की लिए तो कितना बड़ा चैलेंज जो है बीजेपी को इस बार फेस करना पड़ सकता है? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी रणनीति है जी। और भारतीय जनता पार्टी देखिए वो पार्टी है कि एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारियों में जो अपनी ये माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी देखिए रणनीति बना। प्रदेश अध्यक्ष वो भी अपना पिछड़ा लेके आए, कुर्मी समाज का लेके आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकें कर रही है और कहीं ना कहीं सारी पार्टियों से
आगे देखने को तैयारियों में मिल रही है। बहुत स्तर पे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद में कहीं ना कहीं देखिए रिपोर्ट कार्ड भी मांगे गए हैं। जो भी विधायक हैं जो जीत के आए थे या तमाम ऐसे विधायक है जिनके रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है, सबका रिपोर्ट कार्ड मांगा गया। उसी के आधार पर चुनाव देखिए, अगर दूसरी चीज बता दें, उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है आखिर में जाति समीकरण के हिसाब से होता है। इस जाति समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम तैयारियां कर चुकी है। 2027 का मुकाबला बड़ा जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल राशिद, इस बार का 2027 विधानसभा जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े चैलेंजेस जो है दोनों पार्टियों के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोडिन सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी की अवैध संपत्ति जो है वो फ्रीज कर दी गई है। आपको बता दें 3.5 करोड़ की अवैध संपत्ति जो है वो फ्रीज कर दी गई है। मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है। तो मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र में कोडिन सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें आरोपी की अवैध संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि आरोपी के पास से करीब 3.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति है, जिसे अब जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई कानून व्यवस्था पर बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत की गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कदम उठाया। आपको बता दें अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी ने लंबे समय से कोडिन सिरप की अवैध बिक्री और वितरण में संलिप्तता दिखाई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, कोडिन सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। आरोपी की अवैध संपत्ति जो कि 3.5 करोड़ के आसपास थी उसे फ्रीज कर लिया गया है। इसके अलावा लगातार कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो कोडिन सिरप मामले में ये बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिली है। मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां कोडिन सिरप मामले में ये कार्रवाई की गई है। आरोपी के 3.5 करोड़ अवैध संपत्ति को जो है वो फ्रीज कर दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर में भारत की पाकिस्तान पर शानदार जीत के बाद उत्सव का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हाई वोल्टेज मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन ने फैंस को रोमांचित कर दिया। जैसे ही जीत पक्की हुई, शहर के कई इलाकों में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी की, ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और भारत माता के जयकारे लगाकर जीत का जश्न मनाते रहे। तिरंगे के साथ टीम इंडिया का सम्मान किया गया। आपको बता दें कानपुर वासियों के अलावा पूरे देश में जीत का उत्साह फैला और ये विजय देशवासियों को गर्व और खुशी से भर देने वाला साबित हुआ। भारत के इस शानदार जीत ने देश भर में क्रिकेट प्रेमियों को एकजुट और उत्साहित किया। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। ये महामुकाबला भारत ने जो है 61 रनों से जीते आए। इसी के साथ आप देख सकते हैं देश भर में जश्न शुरू हो चुका है। कानपुर की बात करें तो आप कानपुर में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो है भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, लोगों में जो है अति उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ढोल बजाया जा रहा है। जो प्रशंसक है, भारतीय टीम के जो प्रशंसक है उनमें जो है खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ये जो महामुकाबला था भारत और पाकिस्तान का, ये करोड़ों भारतीयों की एक भावना से जुड़ा हुआ था। ये सिर्फ क्रिकेट ही नहीं था, ये जो है भावनाओं से जुड़ा हुआ एक मैच था। आप देख सकते हैं कानपुर में किस तरीके से जो है डांस हो रहा है और जो लोग हैं अति उत्साहित है। हमारे साथ कुछ प्रशंसक, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज जो है भारत ने एक बेहतरीन जीत दर्ज की। बहुत रोमांचकारी मैच रहा है। मैंने आपको सुबह भी कहा था, सुबह आपने मेरी बाइट ली थी लाइव, उस समय भी मैंने कहा था कि हम कैसे मारेंगे, पटक के मारेंगे, और हमने पटक के ही मारा है। हम 100 के अंदर इनको आउट करते, लेकिन हमने सोचा 2-4 लोगों को बॉलिंग नहीं मिलती है, रिंकू सिंह जैसों को, हमने कहा यार तुम लोग भी बॉलिंग कर लो। उनके बॉलिंग करने से 100 से पार हो गए, नहीं तो ये 50-60 की टीम थी, हमें ज्यादा इसकी परवाह भी नहीं थी। अब हम सब लोग जागेश्वर बाबा के दर्शन करने जाएंगे और इनको तो हमें हराना ही था। इतनी बुरी तरह हराया है कि शायद ये वर्ल्ड कप से पहले कह रहे थे मैं नहीं खेलूंगा, अब शायद ये दोबारा वापस चले जाएं। स्पेशल मूवमेंट कह रहा है मैच का, क्या खास रहा? स्पेशल मूवमेंट वही हमारे
शुरुआत का ईशान किशन हमारे किशन कन्हैया की क्या बैटिंग थी। बॉलिंग भूल गए ये लोग, इतना मारा कि इन लोगों ने बॉलिंग ही भूल गए थे और इन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए शुरू में मारने की कोशिश की, तो मेरा बूम बुमराह उसने इनका सब छुड़ा दिया। देखिए आपकी जो जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की है, करारी शिकस्त दी, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रशंसक है वो खुशी में झूम रहे हैं। साफ तौर पर जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। आज जीत दर्ज की है, एक बेहतरीन जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे? इंडिया जीत गई, बहुत बढ़िया। हमारे साथ देखिए कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है भारत ने बहुत ही अच्छा खेला, जिसमें कि ईशान किशन ने जो बैटिंग करी है पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और बुमराह की जो स्पेल रहा है, मतलब आपका उसमें पावर प्ले में उसमें 2 विकेट लेना इंडिया का गेम चेंजर रहा है। भारत माता की। देखिए भारत माता की जय के जो है यहाँ पे नारे लग रहे हैं। हमारे साथ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से आप इस मैच को देख रहे हैं? जैसा कि हम लोगों ने सुबह भी बोला था, आज पाकिस्तान को पटक के मारेंगे और भगवान भोलेनाथ का दिन था तो हमने पटक के मारा। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन आज ये महामुकाबला था। इसको लेकर पहले से ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो क्रिकेट प्रेमी है वो ढोल की थाप पर जो है डांस कर रहे हैं। ये नवाबगंज का इलाका है, यहाँ पर देखिए भारत माता की जय के जो है नारे लग रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आतिशबाजी भी हो रही है। आपको बता दें कि इंडिया ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है वो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी जीत देखी जा रही है। कानपुर से कॉस्ट्यूम साइन लिया हुआ है T20 वर्ल्ड कप। अब सीधे आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां अखिल भारतीय नेतृत्व समागम 2026 का उद्घाटन करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। चाहिए क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये तो मुझे पता है कि आप कई घंटे की यात्रा करके आए हैं, रात्रि को भी लेट पहुंचे हैं, कुछ रात्रि में जगते हुए सुबह पहुंचे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 में अंतर संस्थागत विकास पर एक संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान प्रोफेसर कैलाश चंद शर्मा जी, कुलगुरु राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी, राष्ट्रीय महामंत्री विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा जी, चेयरमैन भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी, राष्ट्रीय समन्वयक भारतीय ज्ञान प्रणाली शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार प्रोफेसर NTS मूर्ति जी, चेयरमैन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी, यहाँ उपस्थित राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी भाई साहब, शिव प्रसाद जी, रघुनंदन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इस में भाग लेने के लिए आए सभी मेरे पूरे देश से भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का राजस्थान की इस धरा पर, पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये धरती सदियों से ज्ञान, वीरता, संस्कृति की साक्षी रही है।
ये भूमि शक्ति और भक्ति की भूमि है। ये भूमि महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय, भक्ति की मूर्ति मीराबाई और पर्यावरण को अपने आप को समर्पित कर दे ऐसी अमृता देवी की धरती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज जब देश के कोने कोने से शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख विद्वान एकत्रित हुए हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह संयोग नहीं है, यह बैठक नहीं है, यह भारत के शैक्षिक भविष्य को नई दिशा देने वाला एक अभियान है। और इस अभियान में जुड़ करके हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो सपना है उसको पूरा करने में निश्चित रूप से देश भर से आए विद्वान का बहुत बड़ा योगदान इसमें होगा। यह केवल आर्थिक उन्नति का स्वप्न भी नहीं है, यह एक ऐसे भारत का स्वप्न है जहां ज्ञान की गंगा हर घर पहुंचे, जहां हमारे युवा विश्व को नेतृत्व दें, जहां हमारी शिक्षा व्यवस्था न केवल रोजगार देने वाली हो बल्कि चरित्र निर्माण गढ़ने वाली भी हो। और मेरे सामने जो बैठे हैं वो लोग बैठे हैं जहां एजुकेशन का स्तर नीचे से चलते हुए जब आता है, उस विद्यार्थी के मन में कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ तर्क होते हैं। क्योंकि जब छोटी शिक्षा में होता है तो उसको गढ़ने का काम करते हैं, लेकिन जब यहां पहुंचता है तो उनके तर्क, उनकी जिज्ञासा और उनके मन की जो अभिलाषा है उसे पढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे जो सामने बैठे हैं देश भर के वो लोग हैं जो उस तर्क संगत उस छात्र की, उस विद्यार्थी की कल्पना को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण में उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उस काम को आप करने वाले हैं। और मैं इस बात को यह भी कह सकता हूं कि लगातार जिस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि उनकी जिज्ञासा वो होती है जहां हमें एक नया रास्ता खोजना होता है, एक नए रास्ते की तरफ उसके कदम होते हैं। उनके कदमों में घुंघरू बांध करके तेज गति कैसे हमें लानी है, ये काम आप लोग करते हैं। निश्चित रूप से ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे कई गुने तमाशा देख रहे थे, कई गुने तमाशा देख रहे थे। उसका कारण यह नहीं था कि वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उसका कारण था कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था कि आखिर हमें करना क्या है। मित्रों, मैं आज वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में सिरमौर बनने जा रहा है। यह आवश्यकता है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है। और यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। युवाओं से आह्वान किया, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो समय है कि जो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। ये वो समय है जो हजारों सालों से निकला हुआ समय हजारों साल तक नहीं आने वाला है। इस समय में अगर हम इस छात्र को, हमारे उस विद्यार्थी को, हमारे इस राष्ट्र को विकसित देने की हम दिशा देंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हमारा इस राष्ट्र का होने वाला है। तो जयपुर से सीएम भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।